Yes, Dr. Sab, go ahead. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर हमजा, मुझे इनवाइट करने के लिए कि मैं इस अपॉर्चुनिटी पे जो मैंने अवेल की है उस पर बात करूं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान फरूक है और मैं बेसिकली पाकिस्तान चिश्तियाँ भावनगर से बिलोंग करता हूं। और इसके अलावा मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से 2013 टू 18 सेशन में मैंने कंप्लीट की है। और उसके बाद मोस्टली उसके आफ्टर ही मैंने डेयरी सेक्टर ज्वाइन कर लिया, सफाया डेयरी फार्म पे एज ए हेल्थ वेट हेल्थ पोस्ट पे मैंने मेरी हायरिंग हुई थी। ये 2018 से 19 में 1 ईयर मैंने उधर काम किया। और इसके बाद मैं फर्दर 2 इयर्स 3 इयर्स मैं डेयरी पे ही रहा हूँ। उसमें डिफरेंट थे, मतलब कि कॉर्पोरेट डेयरीज छोड़ के फिर मैं कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की तरफ आ गया था। एक दो फार्म उसमें, लास्ट जो जिस फार्म पे मैं लास्ट था उस पे मैं ब्रदर डेयरी फार्म शेखुपुरा पे आता है, शेखुपुरा में है। वहाँ पे मैं एज ए फार्म मैनेजर काम करता रहा हूँ। और उधर हमारे पास जो ब्रीड थी वो हॉलैंड की थी, डच ब्रीड भी जिसे हम कहते हैं मोस्टली, उसके साथ डील करता रहा हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा मार्केटिंग में शिफ्ट हो गया था। मार्केटिंग गाजी ब्रदर में एज ए असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर भी मैंने 2 साल सर्व किया पाकिस्तान में। तो रिसेंटली अभी मैं इधर कनाडा में हूँ। इंटरप्राइजेज लवाई डेयरी फार्म है, वहाँ पे एज ए फीडिंग सुपरवाइजर मैं जॉब कर रहा हूँ इधर। और ये रिसेंटली मैं 2 मंथ अगो यानी कि जून में मैं इधर आया था। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं कि बेसिक इसका जो हमारा टाइटल है, जॉब्स फॉर पाकिस्तानी वेट्स इन कनाडा डेयरी सेक्टर। कि इस प्रेजेंटेशन का मकसद ये है कि बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं बैक टू पाकिस्तान अगर देखें तो वो भी जब से उनको पता चला कि इधर पाकिस्तानियों के लिए इधर डेयरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो भी जानना चाह रहे हैं कि हम किस तरह है ना इधर एज ए वेट कैसे हैं। तो इसलिए मतलब हर एक बंदे को अलग-अलग उनको बताना और उनको एलेबोरेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो सोचा गया कि एक कोई ऐसा सेशन करते हैं जिससे सभी जो दोस्त हैं उनको एक प्रैक्टिकली एक थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो जाए, ताकि उनको भी पता चले कि हम इधर कनाडा में हैं जो डेयरी सेक्टर पे कैसे जॉब हंट कर सकते हैं। तो उसके लिए ये डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये सेशन करवाया है। तो उस पे फिर मैं भी एग्री हुआ कि नहीं, ज़रूर इस पे करना चाहिए, क्योंकि एक सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक ही वीडियो से उनको पता चल जाएगा सारा। और आप दोस्त साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतनी ज़्यादा लोग, ऑलमोस्ट 700 तक मैंने देखे हैं कि आए हुए थे आपके रिस्पॉन्स वगैरह में भी अब बढ़ गए हूँ। तो थैंक्स आपका भी, सब दोस्त साहब आपका। तो मैं अब शुरू करता हूँ कि जॉब सब पाकिस्तानी वेट्स जो हैं वो जॉब कैसे इधर डेयरी सेक्टर में आ सकते हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दूंगा डेयरी फार्मिंग का कनाडा में, कि कनाडा में क्या डेयरी फार्मिंग है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेयरी फार्म्स हैं कनाडा में जो इधर फार्मिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे जो इनका थोड़ा डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस भी है, मतलब कि हमारा और इनका। और इसके अलावा इनके यहाँ जो डेयरी फार्मिंग हो रही है उनका भी थोड़ा डिफरेंस है। वो इस तरह के, जैसे पाकिस्तान में देखा जाए तो मोस्टली जो डेयरी फार्म्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे वो वेट्स हायर किए जाते हैं। इसके अलावा वेटरनरी असिस्टेंट हायर किए जाते हैं। मोस्टली ये दो पोस्टें होती हैं जो हमारे रिलेटेड आती हैं, बाकी फिर लेबर वगैरह होती है।
तो लेकिन यहाँ पे कनाडा में जो है वो थोड़ा डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंस है? वो इस तरह के यहाँ पे एज ए वेटनेरियन डेयरी पे काम नहीं करते। जो वो अगर इधर कनाडा का वेट हो या इसके अलावा किसी और फॉरेन फॉरेन कंट्री का भी वेट हो, वो भी ऐसे डेयरी फार्म पे इधर काम नहीं करता। लेकिन हम हमारे लिए इधर अपॉर्चुनिटी है। वो कैसे कि अब मैं मुझे भी नहीं पहले पता था, क्योंकि मेरे पास भी जब मैंने ये सोचा कि मैंने कहा कनाडा में जाना है, तो मैंने फिर पाथवे देखे कि किस तरह जा सकते हैं। तो मुझे डेयरी पे एक थोड़ा सा क्लू मिला कि यहाँ पे हमारे लिए जगह बन सकती है। तो वो फिर इस इसके हवाले से हम फिर इधर कनाडा में किस तरह आ सकते हैं, और हमारे इधर वेटनेरियन का क्या रोल होता है ऐसे इधर आए। तो यहाँ पे ये थोड़ा ये सिस्टम है कि यहाँ पे वेट हायर नहीं होते, लेकिन हम एज ए वेट इधर काम नहीं कर सकते। मतलब कि हम अगर एज ए वेटनेरियन हमें इधर काम करना होगा, तो हमें उसके लिए वो लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा, जिसे मुस्लिम नेवले कहते हैं। तो वो हमें चाहिए होता है। लेकिन एज ए हम एज ए फार्म पे और बहुत सी पोजीशन है जिसपे हम काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई फीडिंग टेक्नीशियन का आ गया, फीडिंग सुपरवाइजर आ गया, फार्म मिल्किंग मिल्कर की जॉब आ गई। इसके अलावा जनरल फार्म वर्कर हैं, हर्ड्स मैनेजर है। इस तरह की जॉब्स वगैरह जो इधर अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे मतलब कि हम अपना फ्यूचर इधर आके सिक्योर कर सकते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में बड़े हालात टफ चल रहे हैं, उधर जॉब्स नहीं है वेटनेरियन के पास। हम इधर आके एज ए इस इस पोस्ट पे हम काम कर सकते हैं। अब मेरा मैं थोड़ा अपना इधर बताऊं कि मेरा क्या इधर जॉब ड्यूटीज है इधर। अब मैं एज ए फीडिंग सुपरवाइजर डेयरी फार्म पे आऊँ। तो मेरा इधर जो रोल है वो एनिमल को फीडिंग करवाना है उनको। मतलब कि जैसे पाकिस्तान में हमारे मोस्टली टीएमआर चल रही होती है, हम टीएमआर बनाते हैं। सेम इसी तरह इधर भी टीएमआर बनाने का सिस्टम है। उसके लिए मेरे हमारे इधर फार्म पे टीएमआर वैगन है, मूवेबल है, स्टेशनरी नहीं है। और मेरे पास एक ट्रैक्टर होता है और साथ में लोडर होता है। मैंने उसके साथ टीएमआर बनानी होती है। टीएमआर बना के वो जितने भी ग्रुप्स हैं, मिल्किंग ग्रुप्स हैं, नॉन मिल्किंग ग्रुप हैं, ड्राई ग्रुप हैं, हेफर्स हैं और काफ्स हैं, उन सब के लिए उनकी टीएमआर बनानी है। और टीएमआर बना के उनको डालनी होती है। और ये मेरा जॉब ड्यूटी होती है। इसके अलावा अभी रिसेंटली तो वेटनेरियन बहुत कम मैंने देखे हैं जो डेयरी फार्म पे जॉब कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इधर डेयरी पे आ रहे हैं। क्योंकि एक और जो रोल भी है, जो मतलब एज ए वेटनेरियन हम हेल्थ में भी काम कर सकते हैं। मतलब हेल्थ में कैसे काम कर सकते हैं एज ए डेयरी पे? हम मोस्टली हम सर्जरीज वगैरह नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर वेट का लाइसेंस होना जरूरी है, नेवले का। तो वो सर्जरीज वगैरह कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बाकी ट्रीटमेंट वगैरह हो गया जनरल हेल्थ के, जैसे कोई मेस्टाइटिस वगैरह हो गया या कोई मेट्राइटिस का ट्रीटमेंट हो गया, समथिंग एल्स, इस तरह की जो चीजें हैं वो उसके लिए वो हम कर सकते हैं इधर। उसके लिए अलाउ है। और वैसे भी और मेरे डेयरी फार्म पे जो मेरा जो हर्ड्स मैनेजर है इधर, वो और इसके अलावा बाकी जो फार्म वर्कर्स भी हैं उसमें मिलकर आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरे भी आ जाते हैं। वो वो भी ये ट्रीटमेंट वगैरह कर लेते हैं। यानी कि जनरल ये आप चीजें जो हैं जिसमें हेल्थ के रिलेटेड हैं, मस्टाइटिस हो गया, इसके अलावा समथिंग कोई फीडिंग के रिलेटेड एनिमल को टेम्परेचर का इशू आ गया, कोई समथिंग है, वो ट्रीटमेंट वगैरह वो खुद ही करते हैं। लेकिन मोस्टली अगर सर्जरीज वगैरह की तरफ जाएं तो उसके लिए फिर वेटनेरियन इधर होना चाहिए। इसके बाद सर वीजा रिक्वायरमेंट एंड इमिग्रेशन प्रोसेस है कि इसको जो क्या क्या चीजें हैं इसके लिए मैटर करती हैं। अब डिफरेंट टाइप्स की अब इधर इधर वर्क परमिट होता है। हमें एज ए वर्कर या किसी भी जॉब पे आना होता है इधर कनाडा में। तो उसके लिए वीजा रिक्वायरमेंट्स में जो जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट तो मस्ट चाहिए होता है। उसके बाद अगर जब अब आपके पास जॉब ऑफर होती है,
जॉब ऑफर के साथ एक चीज होती है, वो देते हैं जिसे कहते हैं LMIA। एक वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट डॉक्यूमेंट है। वो फाइल होती है, वो जो आपको एम्प्लॉयर देता है। अब एम्प्लॉयर आपको देता है, उसकी बेस के ऊपर आपने वीजा के लिए एम्बेसी में अप्लाई करना होता है। वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और पेपर वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि ऑनलाइन अप्लाई किया जाए। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ी जल्दी प्रोसीड होती है। तो इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स है। अब उसमें अब अकॉर्डिंग टू जॉब जो है वो आपको मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू जॉब आपको LMIAs मिलते हैं। मतलब कि अगर एक जनरल फार्म वर्कर आता है तो उसका उसकी जो LMIA होता है वो 8431 होता है। वो होता है जनरल फार्म वर्कर का NOC, नो कोड कहते हैं, जिसकी बेस पे कनाडा का ये हायरिंग का प्रोसीजर जो चलता है। वो नो कोड होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सभी वर्कर्स की जो उन्होंने फॉरेन से किसी और कंट्री से बुलाने होती है, उनकी उनके लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट डाली होती है कि ये नो कोड वाला बंदा होगा तो ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा। अब जैसे मेरा फीडिंग सुपरवाइजर किया तो मेरा नो कोड और था, 8252 था। इस इस तरह आप कनाडा की वेबसाइट पे जाएंगे तो जाके नो कोड सर्च करेंगे तो वो सारे उधर नो कोड आएंगे। अब इस तरह सेम सेम हर हर ऑक्यूपेशन के डिफरेंट नो कोड हैं। वो आपको एक LMI जरूर होता है। हाँ, कोई मोस्टली जो ये एग्रीकल्चर के हैं और इस तरह के वर्क परमिट्स आपको मिलते हैं, उसमें आपको LMI जो है वो मस्ट होता है। हाँ, कई कनाडा के प्रोविंस ऐसे भी हैं जो विदाउट LMI भी आपको जॉब ऑफर देते हैं, लेकिन उनका हर एक का अपना थोड़ा प्रोसीजर उनका डिफरेंट है। इसके अलावा बजट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग पे आते हैं कि बजट आपको कितना चाहिए होता है। अब इसमें भी दो सिनेरियोज हैं। अब कोई जो कंपनीज हैं जो आपको हायर करती हैं, वो सारा आपका बजट, आपके वीजे प्रोसेसिंग का वो खुद ही उठाती हैं। वो आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको आपका वीजा, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। और या मे भी थोड़ी बहुत वो आपसे कंसल्टेंसी की जो है वो फीस ले आपको, क्योंकि उसने आपका वीजा जो है वो आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड करना होता है, उसने आपके बिहाफ पे। तो डिपेंड करता है, कोई $500 भी लेता है, कोई जो है। अब मैंने जो था, मैंने कंपनी के थ्रू से नहीं करवाया था। मुझे क्योंकि आइडिया नहीं था कि कंपनी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे किसी पाकिस्तानी का, तो हमें थोड़ा पता था कि यार कि पाकिस्तान का जो है वो थोड़ा वीज़ा थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमें हम वीज़ा कैटेगरीज में देखें तो हम बड़े डाउन जा रहे हैं। मतलब कि हमारा वीज़ा बहुत लेट प्रोसेस होता है। और इसके अलावा डिपेंड भी कर रहा होता है कि हमने कभी फॉरेन कहीं मूव नहीं किया होता किसी कंट्रीज में, हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। तो इसकी वजह से हमारा जब भी कोई वीज़ा की ऐसी प्रोसेसिंग होती है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अ, उसके ऊपर वो फोकस करते हैं, उसको जांच पड़ताल करते हैं उसकी। तो मेरी दफ़ा भी ऐसे ही था। मुझे जब जॉब ऑफर हुई थी, मुझे मई 2022 में हुई थी, तो मैंने उसके थोड़े विद इन मंथ मैंने वीज़ा पर लगा दिया था, एम्बेसी को सेंड कर दिया था वीज़ा के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन मुझे जो है वो 6 माह बाद रिफ्यूज़ल मिला था। नवंबर में 2022 में मुझे रिफ्यूज़ल मिला था। तो उसकी भी काफ़ी फिर रीजंस होती हैं। हालांकि कोई भी जब जॉब ऑफर हो उस पर वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, लेकिन मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा दोबारा वीज़ा लगाया था, दोबारा प्रोसेस शुरू किया मार्च 2023 में। और विद इन जो है 35 डेज जो है वो मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था, और डॉक्यूमेंटेशन बाकी सारी हो गई थी। तो ये डिपेंड करता है। और कि अगर इस पे ये होता है कि अगर आपको जॉब ऑफर मिल गई है, या आप वो कंपनी को कहें कि कंपनी वाले ही प्रोसीड करें इस चीज़ को, आपके वीज़ा प्रोसेसिंग को, या फिर आप उनसे कहें, आप खुद कोई अपना जो कंसल्टेंट है जो आपके रिलेटिव्स में है, या इसके अलावा कोई भी आप जिसको जानते हैं वो काबिल एतबार बंदा है, उसको भी काम आता है, तो वो उस पे वर्क कर सकता है।
लेकिन थोड़ा सा अब ये सिनेरियो इसमें ये होता है कि जब हम जब वीजा के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो जो आगे वीजा ऑफिसर है वो कंफ्यूज हो जाता है इस चीज पे कि यार एक बंदा पाकिस्तान से इतना हायर एजुकेशन में, डॉक्टर वेटरनरी मेडिसिन 5 ईयर प्रोग्राम में, वो इतने ये लेबर वर्क पे, या इसके अलावा जो, क्योंकि ये जो कैटेगरीज आती हैं ये आती हैं लेबर वर्क में, क्योंकि उनके लिए नो कोड ये है ना, उनके पास ये है, जो उनके पास पोजीशन होती हैं। तो वो देखता है कि इतना हाईली एजुकेटेड बंदा ये इस जॉब पे क्यों आ रहा है। तो उसको फिर एलेबोरेट करना होता है कि पाकिस्तान में जो है डेयरी फार्मिंग वो ऐसे हो रही है, और कनाडा में जो मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी बैक पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है, और मैंने इंटरव्यू दिया इस डेयरी डेयरी पे, उसने मुझे हायर किया, और मैं एज ए इधर ये आके काम करूंगा। तो इस तरह करके थोड़ा, यानी कि वीजे में, एप्लीकेशन में थोड़ा उनको एलेबोरेट करना होता है, ताकि उनको पता चल जाए कि ये बंदा जो है इसका बैक में एक्सपीरियंस ये है, ना कि ये मतलब कि किसी और पर्पस के लिए आ रहा है। तो उसको वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए बजट आप जो है पाकिस्तान 500 से लेके 1500 कैनेडियन डॉलर्स तक आप इसकी फीस को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ तक हो सकती है। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपको कोई कंपनी ऑफर कर दे तो उस पर आपका कोई भी खर्चा नहीं होगा। मेरा जो खर्चा हुआ था वो ऑलमोस्ट 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज में हुआ था, दोनों एप्लीकेशन का। तो वो भी अगर मैं कंपनी की तरफ से करवाता तो मेरा वो भी नहीं होना था। खैर, लेकिन ये इतना बजट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी के थ्रू आते हैं, तो अगर आप विजिटर वीजा या किसी और चीज पे आते हैं, तो उसका एक अलग कैटेगरी है, जो कि ये हमारी इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। वो फिर वो डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। इसके अलावा बाकी आपको पैसे काफी चाहिए होती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। हाँ, इसमें एक चीज वो ये एक और चीज भी मैं ऐड करता चलो। इसके साथ साथ आपको जब आपने वीजा लगानी होती है, एम्बेसी को एप्लीकेशन लगानी होती है, उसमें आपने बैक टू पाकिस्तान टाइज जो है, आपका रिलेशन है, वो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शो करवाना होता है। उसमें फर्स्ट थिंग आ जाती है, अगर आप मैरिड है तो आपने अपना मैरिज का सारा बताना है कि मैं मैरिड हूँ। आपके मैरिज सर्टिफिकेट आ जाता है, निकाहनामा आ जाता है, वो आपको ट्रांसलेट करके दिखाना पड़ेगा। आपका आपकी वाइफ का आईडी कार्ड जिस पे नेम चेंज हुआ होता है, यानी पहले उनका, आपका मैरिज से पहले का एक आईडी कार्ड होता है, उसके बाद मैरिज के बाद आपकी वाइफ का आईडी कार्ड बनता है जिस पे नेम चेंज हो जाता है, फिर आप उनके वाइफ की, फादर की बजाय आपका नाम उधर आ जाता है। तो इस तरह की चीजें भी देनी होती हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल्स में आपने अपना एसेट्स शो करवाने होते हैं कि यार बैक पाकिस्तान हमारे पास ये एसेट है। अगर आपके पास लैंड जमीन पड़ी हुई है तो उसका आप एवेल्युएशन सर्टिफिकेट बनता है। वो कोई भी ये कंपनीज होती हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, वो एवेलुएट कर सकती हैं, वो बना के दे सकती हैं। इसके अलावा आपके एग्रीकल्चर लैंड है उसको कर सकते हैं, या इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। मेरे वीजे के सिनेरियो में मैंने कोई ऑलमोस्ट 5 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करवाई थी, और साथ में बाकी जो है अपना जो प्रॉपर्टी का एवेल्युएशन है हमारे पास, मेरे वाल साहब के नाम पे थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, उसकी एवेल्युएशन, और इसके अलावा हमारा घर था, वो एवेल्युएशन सर्टिफिकेट जो साथ में अटैच किया था कि हमारे पास इतना है, क्योंकि ये थोड़ा उनकी वीजा की रिक्वायरमेंट है, तो ये हमें जरूर करना करना पड़ता है। क्योंकि हम ये टेम्परेरी वर्क वर्क परमिट पे आते हैं, तो ये मोस्टली जो लोग इधर आपको हायर करते हैं वो 2 साल के लिए करते हैं। तो 2 साल के लिए फिर वो जो इनका वीजे का सिनेरियो कि 2 साल के बाद आपने वापस कनाडा से वापस जाना होता है। यानी बैक टू पाकिस्तान जाना होता है, क्योंकि आपने 2 साल अपना टेन्योर पूरा कर लिया तो आपने वापस जाना है। बाकी वो हर एक कंपनी का पे डिपेंड करता है कि वो आगे आपको रिन्यूएबल देती है, मतलब आपके 2 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर दोबारा रिन्यू हो जाता है। तो वेल एंड गुड है उसके। मीन वाइल मतलब इसी टाइम पे आप बहुत सी चीजें कर लेते हैं।
उसके लिए आप मतलब कि पीआर की फाइल भी आप लगा सकते हैं इधर आके। बाकी जब कि हमने पीआर कैसे परमानेंट कैसे होना है। इसके अलावा जब आप आपका क्योंकि ये हम जब आते हैं ये हम क्लोज वर्क परमिट पे आते हैं। अब इसमें भी वर्क परमिट पे भी दो तरह के होते हैं। एक तीन तरह के स्टडी वर्क परमिट भी एक आता है। इसके अलावा ओपन वर्क परमिट है और इसके अलावा क्लोज वर्क परमिट है। अब जो मोस्टली कंपनीज हायर करती हैं वो क्लोज वर्क परमिट पे करती हैं। मतलब कि ये एम्प्लॉयर स्पेसिफिक आपको जॉब होती है। मतलब कि सिर्फ आप उसी एम्प्लॉयर के साथ जो आपने काम करना है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं काम कर सकते। तो इसलिए फिर हम बाउंड होते हैं उसके साथ ही काम करने के, जब तक हमारा ड्यूरेशन होता है या जब तक हमें ओपन वर्क परमिट या आपको पीआर वगैरह नहीं मिल जाती। तो ये इसका सिनेरियो होता है कि ये आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। इसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा के खर्चा वगैरह क्या आता है इधर आके। अगर आए तो आप एज ए वेटनेरियन या डेयरी फार्म पे आते हैं तो आपको क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग अल्बर्टा में पड़ती है। अब मैं अपनी बात करूं तो इस पे ये है कि मैं एज ए फार्म फीडिंग सुपरवाइजर इधर आया हूँ। और मोस्टली जो डेयरी फार्म्स हैं वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें फिर जब अकोमोडेशन आपसे आपको प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत सी मिनिमल आपसे चार्ज करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट चार्ज करते हैं। तो उसमें जो मेरे से चार्ज कर रहे हैं वो $30 पर वीक के चार्ज कर रहे हैं। मतलब कि एक मंथ का लगाएं तो मैक्सिमम $120 बनता है, जो कि बहुत ही मिनिमल है अगर इधर कनाडा के में देखा जाए। वैसे इधर अगर आप अकेला अपना घर लेते हैं, उसका रेंट वगैरह देना हो तो वो काफी एक्सपेंसिव बढ़ जाता है। वो भी डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। और मोस्टली जो ये डेयरी फार्म्स हैं वो शहर से किसी भी सिटी से दूर होते हैं, मतलब किसी गांव के करीब होते हैं, क्योंकि ये इनको अलाउ नहीं है सिटी के करीब बनाना। तो मोस्टली ये दूर होते हैं। और इसके अलावा जो आपके और एक्सपेंसेस आएंगे वो आपके खाने के आएंगे। फूड वो ऑफर नहीं करते, फूड आपका अपना होता है। तो उसमें वो मैक्सिमम भी आप डिपेंडिंग ऑन आपके ऊपर कि आप किस तरह का आप लिविंग स्टैंडर्ड है आपका, उसके ऊपर आप मेंटेन कर सकते हैं। मतलब कि मैं इधर नॉर्मली जो है $200 से $300 में इजिली मेरा मंथ स्पेंड हो जाता है। बाकी अगर आप ज्यादा आउटिंग ना करें, आउटिंग पे ना जाएं, तो वो फिर आपका इजिली अगर आप